हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ये टॉपिक है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर से। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स हैं इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग, सब्लिमेशन, chromatography, distillation, fractional distillation, crystallization, physical change and chemical change, types of pure substance, elements and compounds, and mixtures। ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान से पूरा वीडियो पूरा आप देखना इसको। सबसे पहले बात करते हैं कि मिक्सचर जो होता है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो उन मेथड्स के बारे में समझते हैं, जानकारी लेते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, seeing, filtration that we are used in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture. So here is the word heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures उसे कहते हैं जिनके components यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते और वो कंपोनेंट्स हम किसी भी फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हैं। कुछ फिजिकल मेथड्स हैं हैंड पिकिंग, सीइंग, फिल्ट्रेशन, वो हम जानते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर उनको हम यूज लेते हैं। तो ये जो हैंड पिकिंग का आप पिक्चर देख रहे हो उसमें हाथों के द्वारा, हैंड्स के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ये सीइंग है जिसमें चलनी है, उसके द्वारा ये छान के अलग किया जाता है। और दिस मेथड इज फिल्ट्रेशन। सो इसमें अब हम आगे कुछ मेथड्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, स्पेशल मेथड्स जिनके द्वारा इस प्रकार के हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। देन सबसे पहले एक एग्जांपल है हमारे सामने, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक से जो कलर्ड कंपोनेंट्स है जिसको हम डाई कहते हैं, और डाई कलर्स का मिक्सचर्स होता है। डाई को वाटर में सॉल्यूबल करके, वाटर सॉल्यूबल होता है, वो वाटर में डिसॉल्व करके इंक बनाई जाती है। तो जो इंक है, जो वाटर सॉल्युबल इंक है, उससे हम डाई को कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट मेथड था इवेपोरेशंस, ये उसी के बारे में है। तो इसको हम इस एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। एक्टिविटी 2.4, फिल हाफ ए बीकर विथ वाटर। बीकर को हाफ वाटर से फिलअप कर देना है, पानी से भर देना है। पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। बीकर के माउथ के ऊपर वॉच ग्लास रख लेनी है। जो आपके सामने जो फिगर आया है, इस फिगर में आप देख ही रहे हो कि एक स्टैंड है, बर्नर है, उसके ऊपर बीकर जिसमें हाफ वाटर है और उसके ऊपर वॉच ग्लास रखी हुई है और वॉच ग्लास में इंक है। ठीक है, अब क्या करना है, पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इन द वॉच ग्लास एंड नेक्स्ट नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप देख ही रहे हो, फिगर में भी देख रहे हो कि वॉच ग्लास से जो इंक है उससे वेपर निकल रही है। वेपर निकल रही है मतलब गर्म होने पर जो वेपर निकल रही है, ये वेपर है वाटर की। ठीक है, तो इस तरीके से वेपर निकलती रहती है। एंड लास्ट, जब इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, चेंजेस हमें दिखाई नहीं देता, तब हमें हीटिंग को स्टॉप कर लेना है। तो नाउ स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे।
What do you think has got evaporated from the watch glass? वॉच ग्लास से जो इवेपोरेटेड हुआ वो क्या था? वाटर गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास. देन नेक्स्ट, इज देयर ए रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास? क्या कुछ बच गया क्या वॉच ग्लास में? देन रेजिड्यू ऑफ इंक विल बी लेफ्ट एट ग्लास. वॉच ग्लास में इंक की रेजिड्यू बच गई है पीछे. वो क्या है? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? इज इंक ए सिंगल सब्सटेंस, प्योर, और इज इट ए मिक्सचर? तो इंक क्या है? वो सिंगल सब्सटेंस है क्या? प्योर सिर्फ कोई एक ही कलर की बनी हुई है? जैसे हमने ब्लैक इंक ली थी, तो क्या ब्लैक एक प्योर सब्सटेंस है, या फिर ये एक मिक्सचर है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाई है ये कलर का एक मिक्सचर है. इट्स नॉट ए प्योर सब्सटेंस. देन इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर. जो डाई का मिक्सचर है ये पानी में डिजोल्व हुआ. Thus, we can separate the volatile component. Volatile component जिसको कहते हैं, जैसे इसमें volatile components water है, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. Thus, we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation. तो ये इवेपोरेशन मेथड से हम किसको अलग कर सकते हैं, इसके बारे में है कि वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स. वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट्स. ठीक है, और उस वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो वेपोराइज हो जाता है उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब मिक्सअप हो, जिसका वेपर में कन्वर्टेशन नहीं होता है, तो इस प्रकार का जो मिक्सचर है, इन दो कंपोनेंट्स के मिलने से जो मिक्सचर बना है उसको हम इवेपोरेशन टेक्निक से दूर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वेपर में कन्वर्ट होके फिर पीछे जो रेजिड्यू बचेगा वो क्या है? वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एग्जांपल है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. क्रीम को मिल्क से कैसे अलग करते हैं? तो क्या आप सोच सकते हो कि इवेपोरेशन टेक्निक से क्रीम को अलग किया जा सकता है? नहीं. अदर किसी टेक्निक से नहीं कर सकते. जो पुरानी टेक्निक से शुरू से जो चली आ रही है वो एक ही है कि उसमें हम सेंट्रीफ्यूज टेक्निक यूज लेते हैं. सेंट्रीफ्यूज टेक्निक जिसमें हम मिल्क को रोटेट करते हैं, फास्टली रोटेट करवाते हैं वन साइड, और उससे फिर क्या होता है कि जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है और मिल्क नीचे रहता है. तो इसके बारे में हम एक्टिविटी से समझेंगे अच्छे से कि एक्टिविटी 2.5, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में एक फुल क्रीम मिल्क लेना है. फिर सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स. ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन को यूज लेते हुए सेंट्रीफ्यूज करना है 2 मिनट तक. इफ ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल, अगर स्कूल में ये मशीन अवेलेबल नहीं है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम. घर पे ये एक्टिविटी हो सकती है बाय यूजिंग ए मिल्क चर्नर. मिल्क चर्नर को यूज लेते हुए, जो किचन में उपस्थित है, ये आप देख रहे हो सामने जो फिगर है वो एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का है. इस तरीके से मशीन में टेस्ट ट्यूब रखी जाती है और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. बट अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये चर्नर है, इससे भी हम यूज ले सकते हैं. देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क. जब मिल्क को जब चर्निंग करते हैं तब हम क्या देखते हैं? वी ऑब्जर्व दैट क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क. क्रीम मिल्क से सेपरेटेड हो गई है. समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल. लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर से भी वो पास हो जाते हैं. मतलब इसकी उस लिक्विड से हुए सॉलिड पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से भी हम अलग नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते. देन क्या कर सकते हम? जब इसके लिए हम फिर टेक्निक कौन सी यूज लेंगे? इसी टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज लेंगे. फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन. सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का आप फिगर नीचे देख रहे हो, तो कैसे वर्क करता है ये भी देख लीजिए.
इसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स को इस तरीके से रोटेट किया जाता है। इससे जो टेस्ट ट्यूब है वो फास्टली मूवमेंट होती है, वो रोटेशन में आती है और रोटेशन में आकर फिर क्रीम टॉप के ऊपर क्रीम अलग हो जाएगी, जो सेकंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि क्रीम टॉप ऊपर के लेवल में क्रीम है और जो बॉटम लेवल है उसमें इसकी मिल्क है, जो प्लाज्मा फेज है। अब इस टेक्निक को थोड़ा समझना कि सेंट्रीफ्यूज टेक्निक है वो किस टेक्निक के ऊपर यूज होती है। इसमें रोटेट करवाया जाता है एक सेंटर के अगेंस्ट, ठीक है ना, बीच में एक सेंटर होता है और चारों तरफ ये टेस्ट ट्यूब्स घूमती है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि सेंटर से एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजन फोर्स। अब ये पढ़ते हैं इसके बारे में आगे, ये देखें सेंट्रीफ्यूजन टेक्निक्स क्या है। इन ए सेंट्रीफ्यूज एज वी रोटेट द सबस्टेंस एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि सेंटर से जो भी रोटेट हो रही है वो सेंटर से दूर बाहर की ओर धकेलती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। एज ए एग्जाम्पल, जब किसी पत्थर को हम रस्सी से बांध के घुमाते हैं तो जो पत्थर के ऊपर जो फोर्स लगता है जिसके कारण वो पत्थर दूर जाने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, वो होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इस फोर्स से कि अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाता है, विच फोर्स ही मटेरियल अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ट्यूब, जिसके कारण जो मटेरियल है मिल्क का वो क्या करता है ट्यूब के वॉल के अगेंस्ट जाता है। उससे क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, मिल्क के जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो फोर्सली बॉटम की तरफ, मतलब बॉटम की तरफ धकेले जाएंगे क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स है। और हल्के क्या है, क्रीम हल्का है तो वो ऊपर टॉप के ऊपर ही रहेगा। तो पढ़ते हैं इसको आगे। द अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के मास पर, यानी कि कितना हैवी है वो, कितना उसका वजन है, और रोटेशन की स्पीड पर कि कितनी फास्टली उसको रोटेट करवाया जाता है। एंड देन नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स mixture gets separated because the denser particle are forced to the bottom। जो denser particle है, जो भारी particles है, heavy particles है, वो bottom की तरफ forced धकेले जाते हैं, while the lighter ones stay at top। तो लाइटर जो हल्के होते हैं वो टॉप के ऊपर ही रहते हैं। तो इस तरीके से जो मिल्क के जो हैवी पार्टिकल्स है वो तो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में, और जो क्रीम है वो हल्की होती है, वो टॉप के ऊपर आ जाएगी। तो इस टेक्निक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में इसको यूज लिया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट को करने में। एंड यूज इन डेयरीज, डेयरीज में इसको यूज लिया जाता है, डेयरीज में मिल्क से क्रीम निकाली जाती है। एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो घर पे भी हम देखते हैं इस तरीके से बटर को सेपरेट किया जाता है क्रीम से। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी आपने देखा होगा जिनके घर में वॉशिंग मशीन्स है, और वॉशिंग मशीन में जब ड्रायर लगा हुआ है तो ड्रायर में क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं और फिर वो वॉशिंग मशीन में वो रोटेट होता है, घूमता है फास्टली, और रोटेट होने से जो वाटर है अंदर का वो सारा बाहर निकल जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट water from wet clothes. So these are the centrifugal force, application of centrifugal force. Next we read, how can we separate a mixture of two immiscible liquid। तो immiscible liquids जो आपस में मिलते नहीं, इस प्रकार के मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। पृथक पृथक रहते हैं वो, तो आपस में मिक्स भी नहीं होते। तो इस प्रकार का लिक्विड, जैसे एक्टिविटी समझते हैं हम 2.6, और एग्जाम्पल है हमारे सामने कैरोसिन एंड वाटर। कैरोसिन एंड वाटर जब मिक्स है तो हम उसको कैसे अलग करेंगे, बाय एनी मेथड्स वी कैन नॉट सेपरेट देम। जैसे हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, इवेपोरेशन से नहीं कर सकते, तो हम इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं।
तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि केरोसिन एंड वाटर मिक्सअप नहीं होते, एंड केरोसिन लाइटर होता है तो वो वाटर के ऊपर लेयर के रूप में रहता है ना। ऑयल है, केरोसिन हुआ, ऑयल है, वो जो भी वाटर के ऊपर लेयर के रूप में रहता है। तो हम इसको एक सेपरेटिंग फनल के द्वारा इसको अलग करेंगे। देन पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के अंदर डालना है केरोसिन ऑयल और वाटर को। ये है सेपरेटिंग फनल, ये फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है सेपरेटिंग फनल का। देन लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, इसको अनडिस्टर्ब रखना है कुछ टाइम के लिए, छेड़ना नहीं है। सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इससे क्या होगा कि ऑयल एंड वाटर की दो सेपरेट लेयर बन जाएगी, जो सेपरेटिंग फनल के फिगर में आप देख रहे हो, दो लेयर है इसमें। देन ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की जो स्टॉप कॉक है जो इसके नीचे लगी हुई है, उसको हमें खोलना है, ओपन करना है, एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। और सारा जो लोअर लेयर है वाटर की, उसको केयरफुली निकाल लेना है। अभी कैसे करना है देखेंगे। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीच द स्टॉप कॉक। जैसे ही ऑयल इस स्टॉप कॉक के पास आ जाती है, हमें स्टॉप कॉक को बंद कर देना है। उससे इस सेपरेटिंग फनल में ऑयल बच जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टॉप कॉक को ओपन कर दी गई और उससे वाटर है वो सारा पोर आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। देन एप्लीकेशंस क्या है इस मेथड से। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर जब मिक्स हो रहा है उसको इसी तरीके से सेपरेटिंग फनल के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ओर मीन्स उसका जो खनिज है, जिसमें मूल रूप से हम खानों से जो आयरन निकालते हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी मिक्स होती है। तो उस इम्प्योरिटीज वगैरह उससे प्योर आयरन निकालने के प्रोसेस के अंदर हम इस टेक्निक को भी यूज लेते हैं। तो इसमें जो लाइटर स्लैग है, लाइटर स्लैग क्या है, वो हल्का होता है और वो ऊपर की ओर होता है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है तो उसके टॉप से बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट बॉटम। तो जो मोल्टन आयरन है वो बॉटम के ऊपर उसको छोड़ दिया जाता है और स्लज को ऊपर से हटा दिया जाता है। देन नेक्स्ट द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो अलग की जा सकते हैं उनके डेंसिटी के डिपेंड पर, मतलब वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है ऐसे कि किसका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी कितनी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है, हैवी होगा तो वो लेयर नीचे की ओर रहेगी, डेंसिटी लो है तो वो ऊपर उसके ऊपर फ्लोट करेगी, तैरेगी, वो उसके अंदर में उसमें मिक्स नहीं हो पाएगी उस लिक्विड में, ठीक है ना। तो ऐसे जो लिक्विड है उसको इस मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ हम आगे पढ़ते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। साल्ट और कैम्फर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। कैम्फर जिसको कपूर कहते हैं, हम देखते हैं कि वो सीधा ही सॉलिड से गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो हम इसको दूसरे मेथड से भी, अब साल्ट के साथ अगर ये मिक्स हो रखा है तो और किसी मेथड से तो हम इसको अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए एक मेथड है जिसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो मैटर है जैसे कैम्फर, वो चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। गर्म करने पर वो गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, सॉलिड से गैस में। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल impurities, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। तो ऐसे किसी मिक्सचर को जिसमें कोई सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जैसे कैम्फर, फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी जैसे साल्ट। तो वैसे यहाँ सब्लिमेबल का मीनिंग क्या है। सब्लिमेबल का मीनिंग है कि सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट होना। तो ऐसा कोई भी सॉलिड है तो उसको सब्लिमेबल वॉलेटाइल कहते हैं, और ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो ऐसे दो कोई सब्सटेंस मिक्सअप हो रखे हो तो उसको हम इस सब्लिमेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हैं।
देन या जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें एक बर्नर है जो हीट कर रहा है, ऊपर चाइना डिस्क रखी हुई है और चाइना डिस्क के अंदर मिक्सचर है कैम्फर एंड साल्ट का, और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल है और इन्वर्टेड फनल के टॉप के ऊपर कॉटन प्लग लगाया गया है जिससे जो वेपर बनती है वो सीधी बाहर नहीं निकल जाए। अब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने पर जो कैम्फर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर में कन्वर्ट होके फनल की जो वॉल है उसके ऊपर जाकर सॉलिडिफाइड हो रहा है, यानी वहां जाके वापस से ठोस में बदल रहा है। ठीक है, तो उस वॉल से हम कैम्फर को अलग कर सकते हैं और चाइना डिस्क में क्या बचा रह जाएगा, साल्ट। Then some examples of solid with subliminal are, कुछ एग्जाम्पल है जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसिन। तो ये देखते हैं, ये है कैम्फर और ये है एंथ्रेसिन, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और ये फिगर है अपना नेफ्थलीन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे सामने जो प्रोसेस आ रहा है सेपरेशन का वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये कब यूज लिया जाता है, तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर? क्या ब्लैक इंक की जो डाई है क्या वो एक सिंगल कलर की है या फिर उसमें बहुत सारे कलर मिक्सर है? तो ब्लैक इंक है तो हम वैसे ऑब्वियसली समझेंगे इसमें सिर्फ ब्लैक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। डाई में कलर का मिक्सचर्स होता है, कॉम्बिनेशंस होता है जिससे वो ब्लैक दिखता है। तो फिर इसको हम समझते हैं कैसे, एक्टिविटी 2.7 से। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की एक थिन स्ट्रिप लेनी है, पतली पट्टी लेनी है, फिर उसके ऊपर एक ड्रॉ करनी है लाइन। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। जो उसका जो लोअर एज है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर उस पर एक ड्रॉ लाइन बनानी है। ये जो फिगर सामने दिखाई दे रहा है वैसा ही जो इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन के ऊपर एक स्पॉट ऑफ इंक भी है जो हम अभी डालेंगे। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर सॉल्युबल इंक है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। इस लाइन के सेंटर पे ड्रॉप डालनी है इंक की और उसको सुखाना है, लेट इट ड्राई। फिर क्या होगा, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब, जिसमें भी हो, जिसमें क्या वाटर हो। देन लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। तो इस तरीके से फिल्टर पेपर को इसमें सेट करना है कि जो लाइन है वो कहाँ होनी चाहिए, वाटर लेवल से जस्ट ऊपर। जो लाइन हमने ड्रॉ की वो वाटर लेवल से जस्ट ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि लाइन के सेंटर में क्या है, लाइन के सेंटर में हमने इंक की ड्रॉप डाली है, ठीक है ना। वहां तक पानी नहीं रहना चाहिए, उससे जस्ट नीचे उसका लेवल होना चाहिए। अब फिल्टर पेपर है, ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करता है तो वाटर इसमें इसके ऊपर इसमें राइज अप होता है, ऊपर चढ़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन ये जो सामने फिगर है ये बता रहे हैं कि वाटर लेवल से कितना ऊपर रखना चाहिए फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को। ओके, अब आगे देखते हैं। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देन क्या होगा, हम देखते हैं इस तरीके से कि लाइन से सीधा जो वाटर जैसे जैसे ऊपर गया तो हमें अलग अलग कलर शो होने लगे, अलग अलग कलर दिखाई देने लगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेरियस डाइज, डाइज अलग अलग डाइज हैं, वो अलग अलग डिस्टेंस पे आके रुक गए। तो वो किसके ऊपर डिपेंड किया, हम देखते हैं। ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर में दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उस लाइंस में इंक की ड्रॉप डाली हुई है और वहां से वाटर सीधा उस कलर्स को ऊपर लेके गया है और अलग अलग जगह पे वो कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इस मेथड को थोड़ा समझना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डाई के कलर थे उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग है। तो सॉल्युबिलिटी अलग है मतलब उसकी घुलने की क्षमता, अंदर डिजॉल्व होने की। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा तो जैसे ही इसमें वाटर आएगा, इस स्पॉट तक वाटर पहुंचेगा, वो तुरंत ही उसमें घुल जाएगा,
डिजोल्व हो जाएगा वाटर में और तुरंत ही डिजोल्व होकर फास्टली ऊपर मूवमेंट करेगा, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है ना, जो ज्यादा सॉल्युबल है जो वो फिल्टर पेपर पे ज्यादा दूर तक जाएगा, और उससे कम सॉल्युबल कलर है वो थोड़ी देर से सॉल्युबल होगा, तो वो थोड़ा उससे नीचे एक लेवल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इस तरीके से अलग अलग सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो कलर भी फिल्टर पेपर पर अलग अलग ट्रेवल करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो अलग अलग डिस्टेंस तक वो जाएंगे तो अपने आप वो कलर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की। तो हम इसको देखते हैं, सब पढ़ते हैं इसको। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट। इंक जो लेते हैं उसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या है, वाटर है। एंड द डाई इज इन इट सॉरी एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर। द फिल्टर पेपर पे वाटर ऊपर की ओर राइज होगा, इट टेक्स along with it the डाई पार्टिकल्स, वो अपने साथ डाई पार्टिकल्स को भी लेके जाएगा। यूजुअली डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर, है ना, अभी मैंने बताया डाई टू और मोर कलर का मिक्सचर्स है। द कलर्ड कंपोनेंट्स दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइज फास्टर। जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है वो फास्टली मूवमेंट करेंगे और ऊपर चढ़ेंगे। एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेट, और इस तरीके से कलर अलग हो जाएंगे। तो अभी मैंने समझाया कि जो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा वो जल्दी घुलकर वो वाटर के साथ ज्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करेगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो कम डिस्टेंस तक जाएगा। इस तरीके से उनकी डिस्टेंस अलग अलग होगी और वो सेपरेट हो जाएंगे। देन दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन ए क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा जो ग्रीक वर्ड है मीन्स कलर। This technique was first used for separation of color, so this name was given. तो पहले सबसे पहले कलर को सेपरेशन करने के लिए ये टेक्निक यूज ली गई थी, इसलिए इसका नाम ये दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो यहाँ ध्यान में रखना कि क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज की जाती है। ये टेक्निक उनके लिए यूज की जाती है जिसमें जो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं वो एक ही सेम सॉल्वेंट में घुले हुए हो, ठीक है ना, डिजॉल्व हो। अब जैसे कलर हैं जो अलग अलग डिफरेंट कलर हैं तो वो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, तो वो सेम सॉल्वेंट जैसे वाटर उसमें ही घुले हुए हैं, डिजॉल्व हो रखे हो। तो ऐसे जो सॉल्यूट्स हैं उनको अलग करना हो तो हम यूज लेते हैं क्रोमेटोग्राफी को। क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस ये हैं कि टू सेपरेट कलर इन ए डाई, कलर को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर से पिगमेंट्स को दूर करने के लिए, एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड्स, और ब्लड से ड्रग्स को दूर करने के लिए हम सेपरेट करने के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। टू मिसिबल लिक्विड्स को हम किस प्रकार से सेपरेट करेंगे, तो एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 2.8 एंड इसमें हमारे सामने जो एग्जांपल है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर को हम किस प्रकार से अलग करेंगे, तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज लेंगे, और उसके लिए फ्लास्क लेंगे हम, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क। टेक ए मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में एक मिक्सचर लेना है एंड फिट इट विथ ए थर्मामीटर, और उस फ्लास्क में थर्मामीटर डालना है, जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है एज ए फिगर। इसकी तरह ही एक डिस्टिलेशन फ्लास्क दिखाई दे रहा है आपको। डिस्टिलेशन फ्लास्क जो गोल गोल है, जो बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, उसमें मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर का, और ऊपर थर्मामीटर फिटेड है, और इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क की एक ट्यूब निकल रही है जो सीधी कांच, उसके ऊपर है वाटर कंडेंसर जिसमें कोल्ड वाटर आता है, और कोल्ड वाटर आता है तो वो जो वहां पे जो नली है, ट्यूब है, वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और इस नली से होकर जब वाटर वेपर पास आउट होती है तब वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस मतलब वो ठंडी होकर इकट्ठा हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंडेंसन। जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको कंडेंसन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाटर कंडेंसर है जो एसीटोन को वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और हम उसको अलग जार में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, और यहाँ पे एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है, ठीक है।
तो इसमें करना क्या है, वही हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑफ ए थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर को देखते हुए हम क्या करेंगे कि इसको मिक्सचर को हीट करेंगे, गर्म करते जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि जब हम इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब ये वेपर में कन्वर्ट होगा। देन वेपर में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होगा। क्यों? रीजन ये है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अलग है। वाटर हम जानते हैं कि 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है और एसीटोन का है 56 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो 56 ही आएगा, जब गर्म करेंगे तो 56 पर आकर ही वो सारा जो एसीटोन है वो वेपराइज हो जाएगा। अब जो एसीटोन सारा 56 पे वेपराइज हो गया, उसको हमने वाटर कंडीशन से ट्यूब्स के द्वारा पास आउट किया, तो वो वापस से ठंडा होकर किसमें, लिक्विड फॉर्म में मिल गया, और पीछे जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो रह गया वो है वाटर। तो हम इसको देख लेते हैं। ये फिगर है जो दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा साफ फिगर है, इसमें हम देख पा रहे हैं सभी इसी प्रकार से वाटर कंडेंसर, वाटर क्लैम्प, एसीटोन जो हमें इकट्ठा हो रहा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, उसमें थर्मामीटर लगी हुई है। ठीक है, ओके, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। द एसीटोन वेपोराइज कंडेंस्ड इन द कंडेंसर। कंडेंसर में जो वेपोराइज्ड एसीटोन है, वेपर में कन्वर्ट हो गई जो एसीटोन है, वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी, मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी, और उसको हम कलेक्टेड कर देते हैं कंडेंसर आउटलेट में, और जो बच गया डिस्टिलेशन फ्लास्क में वो है वाटर। ओके, देन एज टेम्परेचर राइज मिक्सचर बॉइल्स। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मिक्सचर उसका बॉइल होता है। टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट 56 डिग्री फर्स्ट टाइम। सबसे पहले 56 डिग्री पर वो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर हो जाता है? क्योंकि 56 डिग्री सेल्सियस क्या है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस। देन water and acetone can be separated by distillation because both the liquids have different boiling points। तो दोनों लिक्विड्स के क्या हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हैं। तो इस प्रकार से जिन लिक्विड्स के अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उसको हम इस प्रोसेस द्वारा, डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ components of a mixture containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। उनके ऐसे प्रकार के मिक्सचर्स, इस टाइप के मिक्सचर्स जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस हो, तो इस प्रकार के जो मिक्सचर्स हैं उनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used। तो जिनमें 25 केल्विन से भी कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, different fraction from petroleum product etc। इस इन एग्जाम्पल के लिए भी इस डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम यूज लेते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या अंतर है, तो उसके एपरेटस में बाकी तो सब समानता ही है, सिर्फ अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि उसमें एक अलग से फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा हुआ है। The apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractional column is fitted in between the distillation flask and the condenser। तो distillation flask और condenser के बीच में fractional distillation column लगा हुआ है। and a simple fractional column is a tube packed with glass bead, और उसमें glass beads हैं, और beads क्या करते हैं, वो surface provide करते हैं पेपर को ठंडा होने के लिए, कूल एंड कंडेंस रैपिडली। ये आपके सामने फिगर है, इसमें आप देख पा रहे हो कि डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसके ऊपर कॉर्क लगी हुई है, कॉर्क से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगी हुई है ऊपर, जिसमें ग्लास बीड्स हैं, राउंड राउंड गोल गोल कंचों के जैसे। ये ग्लास बीड्स क्या करते हैं कि जो डिस्टिलेशन फ्लास्क से जो वेपर निकल रही है गर्म, उस वेपर को वो
कूल होने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया देते हैं इनको, ज़्यादा सरफेस मिलता है ठंडा होने के लिए, और यहाँ पे जल्दी कूल हो जाती है गैस, और जल्दी कूल होकर फिर वो उसी वाटर कंडेंसर से निकलती है और वहाँ पर कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आकर प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही है। ओके, ये प्रोसेस था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? तो सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हम इसको अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ही, एयर से अलग अलग गैसेस को। तो गैसेस हमें पता है क्या है, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही इसको अलग कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसका जो रेशियो है सारी गैसों का, वो हर जगह से कहीं से भी लो एक जैसा ही आपको मिलेगा, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर नहीं है। ठीक है ना। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर एयर से हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल ऑफ द अदर गैस प्रेजेंट इन द एयर। एयर में प्रेजेंट सारी गैसेस को सेपरेट आउट करनी पड़ेगी। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द एंड इज देन कूल्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो एयर को हमें लिक्विड एयर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और लिक्विड एयर में कन्वर्ट करने के लिए एयर को कंप्रेस करना है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर बढ़ाकर कंप्रेस करना है। मतलब लार्ज वॉल्यूम की जो गैस है उसको स्मॉल वॉल्यूम में लानी है, छोटे वॉल्यूम में, छोटी जगह में उसको कंप्रेस करना है, दबाना है। एंड कूल्ड, और उसको ठंडा करना है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो लिक्विड एयर है जो लिक्विड कन्वर्ट हो गई, उसको धीरे धीरे वार्म अप करना है स्लोली, और धीरे धीरे वार्म अप करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है तो वहां पे जो गैस है वो अलग अलग हाइट्स पे वो सेपरेट होती जाएगी। तो हम इसको हम देखते हैं, ये डायग्राम्स है। एयर को क्या करना है? कंप्रेस करना है, कूल करना है। उसके बाद में वो लिक्विफाइड हो जाएगी। लिक्विफाइड होने के बाद में उसको वार्म अप करना है धीरे धीरे फ्रैक्शनल कॉलम में धीरे धीरे गर्म करना है, और फिर जो गैसेज हैं वो अलग डिफरेंट हाइट्स पे वो सेपरेट हो जाएगी। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है उनका बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन 183 डिग्री, ऑर्गन -183, ऑक्सीजन भी -183 है, ऑर्गन भी -183 है, एंड नाइट्रोजन -196 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस पर ये अलग होते हैं, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का एक मॉडल है, जिसमें एयर को प्रेशर कर रहे हैं। एक तरफ हॉट एयर आ रही है, हॉट एयर को हम ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। फिर उसको सेपरेट करें, कार्बन डाइऑक्साइड तो ड्राई आइस के रूप में अलग हो जाएगी। फिर फ्रैक्शनल कॉलम में जा रही है वो लिक्विड एयर, और वहाँ पे ऑर्गन और नाइट्रोजन अलग हो रही है, और लास्ट में हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल रही है। इस डायग्राम्स को ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट को उसके इम्प्योर सैंपल से कैसे प्योर रूप से, प्योर फॉर्म में अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। देन इसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 2.9। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो प्योर फॉर्म में किसी सॉलिड को वापस से सेपरेट करना, उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इम्प्योर सैंपल। जो इम्प्योर सैंपल है, जो मिक्सचर है, उसमें उसको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना है। उसके लिए वाटर ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। सेकंड स्टेप है
फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, फिर उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करना है, छानना है उसको फिल्टर पेपर से, ताकि उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज अलग से हो तो वो फिल्टर पेपर से निकलने वाली उसमें से निकल जाए। एंड थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिर जो फिल्ट्रेट मिल गया उसको हीट करके उसको कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट का मतलब है कि उसमें जो अपना कॉपर सल्फेट है उसका अमाउंट, उसका परसेंटेज अमाउंट ज़्यादा करना, मतलब उसमें जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसको वेपोराइज करके हटा देना और उसकी जगह कंसंट्रेट सॉल्यूशन हमें मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप है कूलिंग ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको कूल करना है, ठंडा करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप सेपरेशन एंड ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, जो अब क्रिस्टल मिल गए उसको सेपरेट करेंगे और ड्राइंग करेंगे। तो हम देखेंगे इस सारे स्टेप्स को वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से का सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम देखेंगे। ये है कॉपर सल्फेट जो क्रूड सैंपल है। Then take some approximately 5 gram impure sample of copper sulfate in a China disk. China disk में 5 ग्राम लेना है impure sample copper sulfate का। फिर इसको dissolve it in minimum amount of water। तो minimum amount of water में उसमें थोड़े से पानी में उसको घोलना है, डिजोल्व करना है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, फिर उस सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन करना है, फिल्ट्रेट करना है, छानना है उसको। उससे पहले उसमें थोड़ा सा डाइल्यूटेड H2SO4 भी मिला सकते हैं। फिर फिल्टर पेपर को लेके इस प्रकार फनल में इसको फिल्ट्रेट करते हैं और फिल्ट्रेट करने से जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाती है। देन नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिर उस फिल्ट्रेट को हमें कंसंट्रेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि हम उस सॉल्यूशन को, फिल्ट्रेट को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। हीट करते करते उसे जब तक हीट करना है, मतलब उस सॉल्यूशन को इतना कंसंट्रेट करना है कि जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इस टाइप से उसके ऊपर क्रिस्टल्स जमने शुरू होते हैं। तब उसको हमें हीट करने को रोक लेना है। Evaporate water from the copper sulfate solution so as to get a saturated solution। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वाटर को इवेपोरेट करना है, मतलब वाटर को वाष्प के रूप में निकाल देना है, तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन आफ्टर कूलिंग ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करना है, ठंडा करना है। उसके लिए सब देखिए कैसे करते हैं। ये हमने इस फिगर में आप देख रहे हो, कवर द सॉल्यूशन विथ ए फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर ए डे। एक दिन के लिए पूरा उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है और उसको अनडिस्टर्ब रखना है ताकि वो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल इसमें जम बन सके। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए हैं। You will obtain the crystal of copper sulfate in the China disk। Crystallization method is used to purify solid। ये मेथड सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, salt we get from sea water can have many impurities in it। साल्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। वो जो सी वाटर से सीधा उसको डायरेक्ट लिया जाता है तब उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। उस साल्ट को हम प्योर करने के लिए ये मेथड यूज लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से। इसके एप्लीकेशंस हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो साल्ट बनाया जाता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज लेते हैं इस प्रोसेस को। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो एलम जो फिटकरी होते हैं
फिटकरी को भी उसके इम्प्योर सैंपल से हम सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टल के रूप में। अब हम देखते हैं सिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम वाटर को प्योर करते हैं। तो उसके प्योर करने का जो प्रोसेस है वो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है। वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है ये। इसमें आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले है रिजर्वियर, उसमें वाटर इकट्ठा रहता है। उस रिजर्वियर से एक आगे जो स्टेप है उसमें एक टैंक है, वो है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में टू अलाउ सॉलिड टू सेटल, जो वाटर है इम्प्योर वाटर है उसमें जो सॉलिड्स हैं वो सबसे पहले इस सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगे, जम जाएंगे इस टैंक में। फिर अगला स्टेप है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो फर्स्ट टैंक में नहीं सेटल डाउन हो पाए वैसे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इस लोडिंग टैंक में सेडिमेंटेड हो जाती हैं। इस सेडिमेंटेशन से आगे फिल्ट्रेशन टैंक है। फिल्ट्रेशन टैंक में वाटर में ग्रेवल एंड सैंड बिछी हुई है, और ग्रेवल और सैंड इसकी 3 लेयर हैं, कॉर्स ग्रेवल, ग्रेवल एंड फाइन सैंड। इन तीनों लेयर्स से वाटर गुजरता है, पास आउट होता है, और वो आगे टैंक में जाता है। तो इसमें जो दूसरी अशुद्धियाँ हैं वो इस जो ग्रेवल और सैंड में रह जाती है, और आगे जो वाटर आता है वो प्योर होता है। और उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो अगले स्टेप में क्लोरीनेशन ऑफ किल ऑफ बैक्टीरिया, अगले स्टेप में क्लोरीनेशन की जाती है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और फिर आगे वाटर को होम सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से ये वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देन व्हाट इज द फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज, दिस चेंज ऑकर्स विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज वो है जिसमें उस मटेरियल्स के उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता और उसके केमिकल नेचर में भी कोई चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाटर को। देन वाटर का कंपोजिशन है H2O। जब वाटर आइस से लिक्विड फॉर्म में आता है तब उसके जो कंपोजिशन है H2O उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और न ही उसके केमिकल नेचर में भी कोई चेंजेस होता है, बस सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो गई। जैसे आइस, वाटर एंड वाटर पेपर, ये सब लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है बट केमिकली वो सेम है। इसी तरीके से हम देखते हैं व्हाट इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस ब्रिंग चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें वो चेंजेस ले आते हैं, एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, और एक नया पदार्थ हमें मिलता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशंस। तो इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्शन करता है और इससे उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेज हो जाते हैं। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैंडल को बर्न कर रहे होते हैं तब फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी वहाँ हो रहा है, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है और उसका जो पिघलना, मेल्ट होना फिजिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप है, क्या है प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था। प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें कोई इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं है, मीन्स जो यूनिफॉर्म है, या फिर उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस वो है जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं, जिनका केमिकल नेचर सेम होता है।
और पार्टिकल्स भी सेम होते हैं, उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में हम उसमें सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। व्हाट इज द एलिमेंट्स? The elements can be normally divided into metal, non-metal and metalloids. एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांटा गया है। एलिमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने इस एलिमेंट्स को टर्म यूज किया था। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। एंटोनी ल्यूरेंट लेवोजियर 1743 से 1904, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. तो एंटोनी ल्यूरेंट लेवोजियर ने सबसे पहले इस एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। तो हम देखते हैं क्या है एलिमेंट्स की डेफिनेशन। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट क्या है? ये मैटर की बेसिक फॉर्म है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो वो बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से उसके सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। एज ए एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं आयरन की, आयरन एलिमेंट की, तो आयरन एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको ब्रोकन डाउन करके, केमिकली ब्रोकन डाउन करके उसको किसी दूसरे सब्सटेंस में या इससे भी छोटे सब्सटेंस में हम उसको नहीं ले सकते। यानी कि वो सबसे छोटा सब्सटेंस वही होता है एलिमेंट्स। अभी हमने कहा था कि एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते हैं। तो सबसे पहले मेटल की बात करते हैं कि मेटल क्या है। मेटल यूजुअली शोज सम ऑफ द प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। दे हैव ए लस्ट्रस साइन, वो चमकते हैं, लस्ट्रस होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल, उनसे वायर बनाए जा सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दे आर मेलेबल, उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है पीट कर। तो कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स। दे आर सोनोरस, आवाज करते हैं वो। मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। एग्जाम्पल है मेटल्स के गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इनमें मर्करी ही सिर्फ एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में है। बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डिस्प्ले एन वेराइटी ऑफ कलर, अलग अलग कलर की शो करते हैं वो। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर है, जबकि मेटल गुड कंडक्टर है। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस एंड मेलेबल, ये ना तो लस्ट्रस होते हैं, ना सोनोरस होते हैं, ना ही मेलेबल होते हैं, जबकि मेटल ये सारी प्रॉपर्टी देते हैं। एग्जाम्पल नॉन मेटल के आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, bromine, chlorine, etc. Some elements have intermediate property between these of metal and non-metal. तो कुछ metals होते हैं जो बीच, उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी देते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच की। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। एग्जाम्पल मेटलॉइड के बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। द नंबर ऑफ नोमेनेट प्रेजेंट आर मोर देन 100। आजकल 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स उपस्थित हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। इसमें से 92 नेचुरली पाए जाते हैं और बाकी मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड है। ज्यादातर एलिमेंट्स क्या है? मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। इवन एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स क्या है? गैसी फॉर्म में है, जो रूम टेम्परेचर पे गैस के रूप में होते हैं, वो है 11 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी एंड ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर पे 2 एलिमेंट्स क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मर्करी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर,
अबव रूम टेम्परेचर, तो गैलियम एंड सीजियम वो लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव गैलियम एंड सीजियम लिक्विड फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। देन व्हाट इज द कंपाउंड्स? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed portion. तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में मिलने से, केमिकली को कंबाइन होने से वो कंपाउंड बनता है और इनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो मिलते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल वाटर का कंपाउंड्स की बात करते हैं, H2O। H2O इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज कंपाउंड। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस कंपाउंड में? वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये कंपाउंड है। कंपाउंड्स, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स रिएक्ट करके नया कंपाउंड्स बनता है। The composition of each new substance is always fixed. सभी नए सब्सटेंस का कंपोजिशन वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता कंपाउंड्स के कंपोजिशन का। The new substance has totally different property. जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल वही वाटर की बात करते हैं H2O, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इन गैस, बट उनका जो कंपाउंड्स बना H2O वो लिक्विड फॉर्म में है, तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी बताता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिर्फ केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही हम उनको सेपरेट कर पाते हैं, किसी भी फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर पाते। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक मिक्सचर बनाते हैं और कोई नया कंपाउंड्स नहीं बनता इसमें। और कंपाउंड्स में एलिमेंट्स मिक्स हो, एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड्स बनाते थे, जबकि जब कोई केमिकली वो रिएक्शन नहीं करते तो कंपाउंड्स नहीं बनता, मिक्सचर बनता है। ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। एक मिक्सचर वेरिएबल अलग अलग कंपोजिशन में हो सकता है। ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है जिससे मिलके वो सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम इजीली किसी भी फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी है। देन इस तरीके से ये जो चैप्टर फिनिश होता है। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, like it so you get new notifications. Thanks for watching.